हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। आजाद के बाद G23 के एक और मेंबर का इस्तीफा, तेलंगाना के पूर्व सांसद ने छोड़ी कांग्रेस, पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार राहुल को बताया। तो दोस्तों, सीनियर नेता गुलामी नबी की कांग्रेस छोड़ने के बाद अब G23 के ग्रुप के नेताओं का इस्तीफा भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के कदावर नेता एम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, खान ने भी इस्तीफा देते हुए कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि खान कांग्रेस में बागी G23 ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे और 2008 से लेकर 2020 तक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि खान ने सोनिया को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि कांग्रेस देश की जनता को यह समझाने में नाकाम रही है कि पार्टी बदलाव कर रही है और देश को आगे ले जाना चाहती है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब तक आप सक्रिय थी तब तक पार्टी में सीनियर नेताओं के सुझाव लिया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी में 40 साल की इस यात्रा को मैं अब समाप्त कर रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। आजाद ने 5 पन्नों की चिट्ठी में लिखा था, राहुल गांधी ने पार्टी में एंट्री के साथ ही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया है और खास तौर पर जनवरी 2013 में उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद तो पार्टी में यह सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है और सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को साइड लाइन कर दिया गया है और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया है जो पार्टी चलाने लगा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुप्रीम कोर्ट स्टे के बावजूद बिक रही बॉर्डर की जमीनें, जहां बिना परमिशन जा नहीं सकते वहां दलाल 1 लाख में बेच रहे हैं 1 बीघा। तो दोस्तों, बाड़मेर में बॉर्डर की सुरक्षा दांव पर लगाई जा रही है। तो दोस्तों, देश के सबसे संवेदनशील सरहदी इलाके में जिन जमीनों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है वे भी धड़ल्ले से बिक रही है। तो दोस्तों, 16 साल पहले प्राइवेट कंपनियों द्वारा बेनामी तरीके से लाखों बीघा जमीन खरीद ली गई थी। वही दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह जमीनें अपने नियंत्रण में ले ली थी। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, बावजूद इसके यहाँ खुलेआम सौदा हो रहा है। तो दोस्तों, इससे भी खतरनाक बात यह है कि दलालों ने हमारे लिए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति बीघा वाली जमीन बिना किसी परमिशन के खरीदने की व्यवस्था कर दी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अमित शाह बोले, अब हर प्रदेश में NIA, CG में सरकार बदल दो, चुटकियों में नस्लवाद खत्म हो जाएगा। भूपेश ने कहा, जुर्म की जांच अधूरी। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह BSF के विशेष विमान से रायपुर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने नवा रायपुर में NIA की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। वही दोस्तों, शाह ने NIA के काम की जमकर तारीफ की है और कहा है कि चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में NIA की ब्रांच होगी। तो दोस्तों, इसके बाद शाह साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम भी पहुंचे और यहाँ भाजपा की तरफ से मोदी @20 किताबों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, इस चर्चा में अमित शाह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, चुटकियों में नस्लवाद खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि NIA भवन के उद्घाटन के समय अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे हैं। वे रिबन कटिंग के वक्त बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावे भी थे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने आगे कहा है कि साल 2000 तक देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मगर इसे चलाती सोनिया गांधी थी और देश में परिवारवादी हावी था और पिता के बाद बेटा आता था, चाहे बेटा कैसा भी हो, और उस जगह पर तो दामाद भी लाइन लगाए हुए थे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसने परिवारवाद को महत्व बिल्कुल नहीं दिया और जब लोग निराश हो चुके थे तब देश में यह कैसी व्यवस्था है, इससे देश किस तरह आगे बढ़ पाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया था। तो दोस्तों, जब सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस पर जोर दिया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश में देश में चौथे नंबर पर, पहली बार हर जिले में औसत से ज्यादा बरसा मानसून, 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो दोस्तों, राजस्थान में इस बार मानसून ने 8 दिन में देरी से अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन आते ही ताबड़तोड़ बारिश ने देश भर में राजस्थान को चौथे नंबर पर ला खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, तमिलनाडु तेलंगाना के बाद लद्दाख ही ऐसे क्षेत्र है जहां राजस्थान से ज्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 13 अगस्त के बाद मानसून की दूसरी पारी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, इस बार मानसून की बारिश ने 2 तरह के रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहला यह है कि 11 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और दूसरा अनूठा रिकॉर्ड यह है कि इस बार किसी क्षेत्र विशेष
गेज तक सीमित रहने के बजाय राज्य के हर जिले में औसत से ज्यादा पानी बरसा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार मानसून ने राजस्थान के झालावाड़, कोटा की तरफ से प्रवेश करते हुए अपनी प्रभावी उपस्थिति दिखाई और प्रदेश में 30 जून को मानसून आया तो उम्मीद नहीं थी कि हर रोज झमाझम होने वाली है, लेकिन 30 जुलाई आते आते प्रदेश भर में 324 mm बारिश हो गई। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो सोमवार तक प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश नहीं होने वाली है और 1-2 जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने यहाँ तक कहा है कि 7 सितंबर तक कोई भी बड़ा सिस्टम नहीं बन रहा है। ऐसे में सितंबर के पहले सप्ताह तक बारिश से राहत है, लेकिन इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है तो राजस्थान एक बार फिर से तरबतर हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस हफ्ते सोना चांदी में तेजी, 52,000 के करीब बना हुआ है सोना, साल के आखिर तक 60,000 तक नीचे जाने की उम्मीद। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 118 रुपए की तेजी आई है और इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 22 अगस्त को सोना 51,550 रुपए पर था, जो अब 51,668 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। इसी के साथ दोस्तों इस हफ्ते भी चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है और दोस्तों इस हफ्ते चांदी 55,166 रुपए से बढ़कर 55,607 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,152 रुपए की तेजी आई है। वहीं दोस्तों इस गिरावट के बाद सोना अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 4,532 रुपए नीचे आ गया है और दोस्तों आपको बता दें कि सोने ने अगस्त 2020 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और दोस्तों उस वक्त सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक चला गया था। वहीं दोस्तों चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 24,373 रुपए प्रति किलोग्राम दर से सस्ती मिल रही थी और दोस्तों चांदी का अब तक का हाई 89,980 रुपए प्रति किलो है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत पाक मैच में ये हो सकते हैं गेम चेंजर, सूर्य 176 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं रन, चहल ने 62 मैच में 79 विकेट झटके। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दबाव के साथ साथ हीरो बनने का अवसर भी साथ लाता है। तो दोस्तों इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी आने वाले कई सालों तक याद किया जाता है। तो दोस्तों इस बार भी दोनों टीमों को मिलाकर ऐसे सितारे खेल रहे हैं जो अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्या उन खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं जिनको टीम इंडिया में जगह दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर लंबी मुहिम चली है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल को T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया में मौका नहीं दिया गया और कहा गया था कि चयनकर्ता नए कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के लिए कहा जाता है कि हर मर्ज की एक ही दवा नहीं हो सकती, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप के बाद भारतीय T20 टीम में जितनी भी समस्याएं दिखी सबकी दवा फिलहाल एक ही साबित हो रही है और उसका नाम है हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों वे भारतीय टीम में बॉलिंग डेप्थ की कमी को पूरा करते हैं और साथ ही मिडिल ऑर्डर में गहराई लाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को सलाम बट के बाद लंबे अरसे से आक्रामक बल्लेबाज नहीं मिला है और खासतौर पर कोई ऐसा खिलाड़ी जो बगैर दबाव के लिए शुरुआती ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम को मैच से बाहर कर दे। तो दोस्तों इस कमी को विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने पूरा किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नदी में गिरी 20 किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हरदोई मंडी से लौट रहे थे, 14 को बचाया गया, 1 की मौत। तो दोस्तों हरदोई में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ 20 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पुल से 35 फीट के नीचे गरा नदी में जा गिरी है। तो दोस्तों 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इनमें से 8 लोग तैरकर बाहर निकले और 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो दोस्तों देर रात ट्रैक्टर चालक मुकेश का शव बरामद किया गया और अभी भी 5 लोगों की NDRF तलाश कर रही है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसान पाली निजामपुर पुलिया मंडी से खीरा बेचकर लौट रहे थे। तो दोस्तों सभी वेगराजपुर के रहने वाले हैं और घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे की है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि घटना के बाद उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी मौके पर पहुंची और उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें जल्द ही परिवार के लोगों को ढूंढने का वादा किया और रजनी तिवारी ने बताया कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग नदी में गिर गए हैं और कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है। वहीं दोस्तों हादसे पर CM योगी ने दुख जताया है और कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली की नदी में गिरने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है और अधिकारियों से हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल में 50% ही बची हाथियों की संख्या, बढ़ रही क्रूरता। 2008 में 900 बंदी हाथी थे, अब केवल 448।
तो दोस्तों केरल में बंदी हाथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो दोस्तों साल 2018 में यहाँ करीब 900 बंदी हाथी थे, लेकिन अब इनकी संख्या में 50% तक की कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों अब केवल 448 हाथी ही बचे हैं और बीते 5 साल में 115 बंदी हाथियों की मौत हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केरल एलिफेंट ऑनर्स फेडरेशन की मांग है कि राज्य के त्योहारों में परेड के लिए बाहर से अधिक हाथी लाने के नियमों में ढील दी जाए। और दोस्तों महासचिव पी शशि कुमार ने बताया कि इस मांग को लेकर कई सांसदों से मिल रहे हैं और पशु अधिकार कार्यकर्ता वेंकट चलम बाहर से यहाँ हाथी लाने के कदम का विरोध जता रहे हैं। वही दोस्तों उनका मानना है कि ऐसे में हाथियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाएगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि केरल में हर साल औसतन 25 बंदी हाथियों की मौत होती है और केरल वन विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि बंदी हाथियों की मौत का सबसे बड़ा कारण उनके मालिकों द्वारा किया जा रहा खराब व्यवहार है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। भुज में बोले भूकंप के दौरान कहा था कि आपदा को अवसर में बदलेंगे और करके दिखाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर है। तो दोस्तों इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया है और रोड शो के दौरान पीएम सड़कों पर पैदल घूमते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए नजर भी आए हैं और दोस्तों इसके बाद उन्होंने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गुजरात में भुज में 26 जनवरी 2001 की सुबह विनाशकारी भूकंप आया था। तब मैं दिल्ली में था और भूकंप का असर सीधा दिल्ली में भी हुआ था और मैं तुरंत गुजरात के लिए निकला और दूसरे दिन कच्छ पहुंचा। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था और भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता था। तब मुझे नहीं पता था कि कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैंने तय किया था कि इस दुख की घड़ी में आप सभी के बीच रहूंगा और जो भी संभव हो सकेगा वह करूंगा और अब मैं आपके दुख में हाथ बांटने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद अचानक ही मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब यहाँ किए गए कार्य अनुभव मेरे लिए बहुत काम आए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद पीएम भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इसमें सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर भी शामिल है। और दोस्तों इस नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किमी है और नहर के एक हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2017 में किया था और बाकी का उद्घाटन अब किया जा रहा है। तो दोस्तों यह नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले में भी 948 गाँवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।